हेलो एवरीवन, दिस इज रोली पांडे। आज का टॉपिक है हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, मतलब कि क्षमता आधारित अधिगम। इसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन भी कहा जा सकता है। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग एंड एजुकेशन मतलब कि अगर इसका शॉर्ट फॉर्म देखें तो आप इसको CBE के भी नाम से जान सकते हैं या फिर CLBE के नाम से भी जान सकते हैं। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक ऐसा अधिगम या फिर शिक्षा देने का एक ऐसा तरीका जिसमें कि जो मोर फोकस है या फिर ज्यादा से ज्यादा ध्यान है वो किस चीज पर दिया जाता है, बच्चों की क्षमता पर दिया जाता है या फिर बच्चे की क्षमता को ज्यादा से ज्यादा डेवलप किया जा सके, इस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है। अगर डेफिनेशन देखें इसकी कि जो क्षमता आधारित अधिगम है वो होता क्या है, इसको किस तरीके से परिभाषित किया जाता है, तो इसमें क्या है कि पहले नॉर्मली जो ट्रेडिशनल तरीका होता है एजुकेशन देने का, उसमें क्या होता है कि बच्चे को एक टाइम पीरियड में क्लास में बिठाया जाता है 30 मिनट के लिए, या फिर मान लीजिए पूरा एक दिन का शेड्यूल ले लीजिए कि 24 घंटे में एटलीस्ट उनको 8 आवर्स स्कूल में स्पेंड करना ही करना है। तो क्या किस पैमाने पर तोला जाता था, किस तरीके से बच्चे का सीखना है वो मेजर किया जाता था। तो अगर वो 8 आवर की क्लास हो रही है, उस 8 घंटे क्लास में प्रेजेंट है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो करिकुलम बनाया गया है उस करिकुलम में वो बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर ले रहा है या फिर बहुत अच्छे उसकी परसेंटेज आ गई है, मार्क्स आ गई है, तो इसी आधार पर माना जाता था कि हाँ बच्चे ने अच्छी तरीके से एजुकेशन जो है वो पाली है या फिर बच्चे ने सीख लिया है। लेकिन जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, क्षमता आधारित अधिगम है, उसका मानना है कि बच्चा केवल करिकुलम कंप्लीट करें या फिर करिकुलम के जो सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको प्रिपेयर करें, इसके अलावा क्लास में प्रेजेंट रहे। सिर्फ इसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं कि बच्चे ने कोई चीज सीखी है या फिर नहीं सीखी है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चे का मतलब कि इस चीज पर फोकस करना, इस चीज को सुनिश्चित करना कि बच्चे जो उनकी स्पेसिफिक स्किल्स है या फिर जो नॉलेज है या एबिलिटीज है उसको अर्जित करें, ना कि करिकुलम या के जो सब्जेक्ट वगैरह हैं उन सबको रट करके रोट मेमोराइजेशन के द्वारा उनको प्रिपेयर करें। ठीक है, मतलब इस चीज पर ध्यान दिया जाता था, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है, ये सुनिश्चित किया जाता है कि बच्चे की स्पेसिफिक स्किल्स पर ध्यान दिया जाए। अगर किसी एक बच्चे में कोई स्पेसिफिक टाइप की स्किल है तो पूरा का पूरा ध्यान उसकी उस पर्टिकुलर क्षमता को इंक्रीज करने में, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान देने में और बच्चे की योग्यताओं पर ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान दिया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन पे। आप कह सकते हैं कि नॉलेज और एबिलिटी या फिर ज्ञान और कौशल, ये दोनों ही चीजें जो बच्चे को दी जाती हैं वो पहली चीज व्यवहारिक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, और दूसरी चीज कि बच्चे के लिए किसी ना किसी तरीके से उपयोगी होनी चाहिए। जो भी आप स्कूल में बच्चे को सिखा रहे हो, 12th क्लास तक बच्चा अपना टाइम स्कूल में देता है और उसके बाद भी जो चीजें वो सीख रहा है वो आगे चल के पहली चीज ना उसकी डेली लाइफ में वो यूज कर पा रहा है, ना ही किसी तरीके से उसके लिए पर्सनली यूजफुल है, ना वो उसकी स्किल्स को डेवलप कर रहा है, ना कि उसको वो क्रिएटिविटी को डेवलप कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कर रहा है, तो किस तरीके की एजुकेशन। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन यही कहती है कि बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाता है, जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है, जो उनकी डेवलपमेंटल स्टेज है, मतलब कि जो भी उनकी विकासात्मक अवस्था है, उस अवस्था को ध्यान में रखते हुए ही बच्चे की स्किल्स का डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे की नॉलेज का डेवलपमेंट करना चाहिए, बच्चे की एबिलिटीज का डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि कल को जब वो बाहर निकले तो उसके करियर में भी उसको हेल्प कर सके, उसके डेली लाइफ में भी यूज कर सके और इसके अलावा व्यवहारिक रूप से उसके किसी न किसी काम आए, इस तरीके की एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए। तो जो क्षमता आधारित अधिगम है वो इसी बात पे जोर देता है कि जो भी नॉलेज और स्किल्स एबिलिटीज बच्चे को दी जाती हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए, बच्चे के लिए उपयोगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ करिकुलम करिकुलम वो रट ले, तैयार कर ले और सिर्फ 75% अटेंडेंस मतलब मैंडेटरी है वो बच्चे को कंप्लीट करनी ही करनी है। तो इन सब चीजों की जगह पे ध्यान इस चीज पर देना चाहिए। दूसरी चीज जो
CBE है मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, वो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर ध्यान देता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मतलब हर एक बच्चे पर ध्यान देने की बात करता है। व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे को ध्यान दीजिए। जो बच्चा कम है, कमजोर है, जो बच्चा अच्छी रैंक ला रहा है, दोनों ही बच्चे पर जहां जितनी अटेंशन की जरूरत है उतनी अटेंशन टीचर को देनी चाहिए। ये बात कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में कही गई है। दूसरी चीज, बच्चे की स्किल्स पर बच्चा मास्टरी हासिल करे, इस चीज का भी रोल टीचर का होना चाहिए कि किसी भी स्पेसिफिक स्किल अगर किसी बच्चे में देखे तो फिर वो उस स्किल पर इतना काम करवाए बच्चे के जिससे कि वो उस पर मास्टरी हासिल करे। क्योंकि अगर वो उस पर मास्टरी हासिल करेगा तभी वो कल को चल के उसके लिए व्यवहारिक और उपयोगी हो पाएगी। तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो पहली बात क्या करता है कि बच्चे की स्पेसिफिक स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटीज ये सारी इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके लिए यूजफुल हो, डेली टू डेली लाइफ में व्यवहारिक हो, उसके लिए प्रैक्टिकल यूज में होनी चाहिए। दूसरी चीज, बच्चे का अर्जन इन सब चीजों पे होना चाहिए, ना कि रटने पर और करिकुलम के सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने पर। इन सब चीजों के थ्रू बच्चे को जो कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ाना है, जो कुछ भी सिखाना पढ़ाना है, वो आप पढ़ाते रहिए। स्किल्स पर मास्टरी बच्चे को करवाइए। तीसरी चीज, इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग करवाइए, हर एक बच्चे पर ध्यान दीजिए, व्यक्तिगत रूप से हर बच्चे की स्किल्स पर काम करिए, उनको नॉलेज दीजिए, उनको एबिलिटीज पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा हर एक डेवलपमेंटल स्टेज जो उनकी विकासात्मक अवस्था है, उस अवस्था के अनुसार उनकी एबिलिटीज पर ध्यान दीजिए और उनको नॉलेज प्रोवाइड करवाइए। ठीक है। उद्देश्य क्या है CBE का कि बच्चे को रियल वर्ल्ड चैलेंजेस जो हैं, वास्तविक दुनिया के जो भी संघर्ष है, जो भी चैलेंज आए, उन सबको बच्चा आसानी से फेस कर ले, आसानी से फेस कर सके। किसके द्वारा? अगर उसकी स्किल्स और नॉलेज, उसकी क्षमताएं और उसका ज्ञान इस तरीके से विकसित किया जाएगा कि वो उसके लिए व्यवहारिक हो और उसके लिए उपयोगी हो, तो फिर वो चीज उसके रियल वर्ल्ड चैलेंजेस में उसको हेल्प करने होंगे, मतलब हेल्प करेंगे और उसकी मदद करेंगे। तो उद्देश्य क्या है कि इन सब चीजों को विकसित करके, स्किल्स और नॉलेज, इन सब चीजों को विकसित करके किस तरीके से प्रैक्टिकल और एप्लीकेबल रूप से विकसित करें जिससे कि बच्चा रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए तैयार हो सके। ये उद्देश्य है CBE का। अगर NEP 2020 के संदर्भ में देखें कि CBE का क्या महत्व है, तो अगर नॉर्मली हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, तो वो क्या कहता है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, एजुकेशन फ्लेक्सिबल देनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। मतलब कि अगर मान लीजिए आपको फ्रैक्शन का टॉपिक पढ़ाना है तो बच्चे से ये ना कहें कि फ्रैक्शन के ये क्वेश्चंस हैं या फिर फ्रैक्शन चैप्टर हमको कंप्लीट कराना है, पढ़ाना है, इस तरीके से नहीं। उनको रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड जो फ्रैक्शन टाइप के क्वेश्चंस आप बना सकते हो उनको दीजिए, जिससे कि फ्रैक्शन को वो रियल लाइफ सिचुएशन के हिसाब से समझें, क्योंकि वो तभी उनके लिए वो चीजें, वो सारे कॉन्सेप्ट्स, वो सारी अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिकल होंगी और वो उसको एप्लीकेशन उसका कर पाएंगे अपनी रियल लाइफ में। इस वजह से क्या जो NEP 2020 है वो क्या कहता है कि एजुकेशन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए बच्चों के लिए। और क्या कहता है कि स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, छात्र केंद्रित एजुकेशन बच्चों को देनी चाहिए, टीचर लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को प्रमोट करने की बात कौन करता है? NEP 2020। तो इन्हीं सब चीजों पर जोर दिया जाता है जिससे कि CBE को प्रमोट किया जा सके, मतलब कि क्षमता आधारित अधिगम को प्रमोट किया जा सके। तो NEP 2020 के संदर्भ में बात करें तो वो CBE पर जोर किस तरीके से देता है? इन सब चीजों को प्रमोट करा के, स्टूडेंट सेंटर्ड एजुकेशन, फ्लेक्सिबल एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन, इन सब चीजों को प्रमोट करके वो CBE पर जोर देता है। ठीक है। तो ये हो गया NEP 2020 के संदर्भ में। तो ये था हमारा किस उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया है, क्या है CBE, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है क्या चीज, इनमें किन किन चीजों पे काम किया जाता है, किन किन चीजों पर जोर दिया जाता है, ये सब हमने समझ लिया। अब देख लेते हैं कौन कौन से सिद्धांत पर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन काम करता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से सिद्धांतों पर CBE काम करता है, मतलब कि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है वो किन किन सिद्धांतों का यूज करती है इस एजुकेशनल अप्रोच को, इस शैक्षणिक उपागम को पूरा करने के लिए। ये जो CBE अप्रोच है शिक्षा देने का, ये जो तरीका है, उपागम है शिक्षा देने का, उनमें किन किन सिद्धांतों पर काम किया जाता है या फिर किस सिद्धांत के आधार पर काम किया जाता है। सबसे पहला है क्लियर लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि स्पष्ट सीखने के परिणाम। पहली चीज,
स्किल्स वगैरह इन सब चीज़ों की जो नॉलेज है वो पेरेंट्स को, बच्चों को और टीचर्स को, इन सबको पहले से ही दे दी जाती है कि उनको सारी स्किल्स क्या होती हैं, कैसी स्किल्स होती हैं, बच्चे की स्किल को कैसे डेवलप किया जा सकता है, इन सब चीज़ के बारे में टीचर को इन्फॉर्म किया जाता है, टीचर को सिखाया जाता है, पेरेंट्स को भी इन सब चीज़ों से अवगत कराया जाता है कि जिससे कि उसी आधार पर जब बच्चे घर पर रहें तो उनके उस टॉपिक को या फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जा सके या फिर उनको समझाया जा सके। छात्रों की जो स्किल्स हैं उनको भी सिखाना जरूरी है, उनको भी बताना जरूरी है कि किस तरीके की स्किल है या फिर किस तरीके का काम अगर कोई करता है तो वो कौन सी क्षमता में, कौन सी योग्यता में आता है। क्योंकि अगर बच्चे को पता होगा तभी बच्चा खुल करके बता सकता है, फिर एक्सप्लेन कर सकता है कि ये स्किल है उसकी या फिर इस चीज में उसकी योग्यता है, तभी टीचर उसकी हेल्प कर सकती है उस चीज को डेवलप करने में या फिर विकसित करने में, जिससे कि जो परिणाम है अधिगम के वो स्पष्ट आए। अगर बच्चा बता रहा है इस मतलब एग्जैक्ट बता रहा है कि इस स्किल में उसका पकड़ है या फिर इस स्किल में वो अच्छा से कर सकता है, तो फिर टीचर उसमें उसकी हेल्प करेगी जिससे कि वो उस पर्टिकुलर स्किल पर, उस क्षमता पर मास्टरी हासिल कर सके और जो लर्निंग आउटकम है, जो सीखने का परिणाम है, वो स्पष्ट रूप से बाहर आए। तो पहला है क्लियर लर्निंग आउटकम्स, टीचर, स्टूडेंट, पेरेंट्स सबके लिए होता है जिससे कि अपना अपना रोल हर कोई अच्छे से प्ले कर सके। दूसरा है मास्टरी ओरिएंटेड, अगर टीचर को पता है कि कौन सी स्किल हर एक बच्चे के अंदर है, कौन सी स्किल का डेवलपमेंट करना है, किस स्किल के आधार पर, किस लर्निंग स्टाइल के आधार पर बच्चे को सिखाना है, पढ़ाना है या फिर जिसमें उनको और ज्यादा विकसित करना है, तो उसके लिए क्या है, टीचर को जब पता होगा तो जो नॉलेज दी जाएगी बच्चे को, जो एजुकेशन दी जाएगी, वो उस पर्टिकुलर स्किल पर महारत हासिल करने के लिए, मास्टरी हासिल करने के लिए दी जाएगी। तो दूसरी चीज क्या है, मास्टरी ओरिएंटेड होती है, उस पर्टिकुलर स्किल में बच्चे को मास्टरी प्रोवाइड किया जाए, डेवलप किया जाए बच्चे में, इस चीज पर ध्यान दिया जाता है। जो तीसरा है सिद्धांत, वो है फ्लेक्सिबल लर्निंग पाथवेज, जो सीखने के तरीके हैं वो लचीले रखे गए हैं, सीखने के मार्ग सारे लचीले रखे गए हैं। मतलब कि अगर बच्चे को कोई पर्टिकुलर लर्निंग स्टाइल से कोई चीज समझ में नहीं आई है तो पहली चीज वो डिजिटल यूज ले कर सकता है या फिर डिजिटली हेल्प ले सकता है उस चीज से रिलेटेड। अगर वो ग्रुप लर्निंग करना चाहता है तो ग्रुप लर्निंग के लिए भी उसको मौका दिया जाएगा, वो समूह बना करके भी उस चीज के बारे में सीख सकता है या फिर समझ सकता है। तीसरी चीज, दीक्षा पोर्टल का यूज करके इन सब चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो इन सब चीजों की या फिर अलग अलग उपकरण का यूज करके चीजों को सीख सकता है। तो फ्लेक्सिबल तरीका है, ये नहीं है कि टीचर ने एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो टीचर अपनी लर्निंग स्टाइल चेंज करके समझा सकती है, आप डिजिटल चीजों का यूज करके समझ सकते हो। अगर आप ग्रुप लर्निंग में कंफर्टेबल हो या फिर ग्रुप लर्निंग से आपको ज्यादा समझ में आता है तो टीचर उसकी व्यवस्था कर सकती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग करा सकती है। मतलब कि जो सीखने का तरीका है उसको फ्लेक्सिबल रखा गया है, किसी भी तरीके से आप सीख सकते हो। दूसरा फोर्थ है कंटिन्यूअस फीडबैक, निरंतर प्रतिपुष्टि। मतलब कि जब क्लास चल रही हो, जब बच्चा कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा हो या फिर किसी एक्टिविटी में इंडल्ज हो, उसी टाइम पे उसको फीडबैक दिया जाता है। कंटिन्यूअस फीडबैक मतलब निरंतर फीडबैक लगातार दिया जाता है। जहाँ पे जो चीज समझ में आ गई, नहीं आई, बच्चे ने कुछ गलत किया, तुरंत का तुरंत टीचर ने बच्चे को बता दिया, तुरंत का तुरंत उसको डायग्नोस किया, तुरंत पता लगाया कि हाँ, अगर कोई एक्टिविटी ग्रुप लर्निंग कराई जा रही है, ग्रुप एक्टिविटी कराई जा रही है, तो टीचर क्या करेगी, निगरानी करेगी कि किसी बच्चे को कोई चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कौन ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है, किसको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है। तो उसी अकॉर्डिंग तुरंत ही उस बच्चे को वो उसकी जो भी कमियां होगी या फिर जो भी फीडबैक होगा वो दे देगी और प्रतिपुष्टि करके उसको तुरंत ही सुधारा जा सकता है, उसकी रेमेडी की जा सकती है। तो इसमें क्या होता है कि सिद्धांत पे काम करता है जो सीबीई होता है कि बच्चे को फीडबैक तुरंत का तुरंत देना है और लगातार देते रहना है। फिफ्थ है इक्विटी और इंक्लूजन, निष्पक्षता और समावेशन। बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं तो अलग अलग बच्चों के बैकग्राउंड होंगे, कोई इकोनॉमिक रूप से वीक होगा, कोई बहुत रिच उससे होगा, या फिर इकोनॉमिक रूप से कोई हाई होगा, या फिर किसी का जो सोशल बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा होगा, या फिर किसी के बॉडी में कोई डिसेबिलिटी होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, बॉडी से रिलेटेड कोई डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर अलग अलग तरीके के बच्चे आपको क्लास में डाइवर्सिटी देखने को आपको क्लास में मिलेगी। तो जो सीबीई है वो सिद्धांत पे काम करता है कि बच्चे को पहली चीज निष्पक्षता का ध्यान में रखते हुए एजुकेशन देना है। ये नहीं कि कोई बच्चा अगर डिसेबिलिटी है उसके अंदर या फिर किसी चीज को वो अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है, वो फिर नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या किया, स्कूल से बाहर कर दिया।
बच्चे के पैर में कोई दिक्कत है, हाथ में कोई दिक्कत है, वो ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, या फिर किसी भी तरीके की कोई भी कमी है अगर किसी बच्चे में, तो ये नहीं कि आप उसको पक्षता करो या फिर मतलब कि आप भेदभाव करो बच्चों में, उसको अलग बिठा दिया, उसको बाकी बच्चों से दूर रख दिया। तो निष्पक्षता, निष्पक्ष हुए, बच्चे के साथ इक्वालिटी का भाव रख करके बच्चे को सिखाना है हर चीज। और दूसरी चीज क्या है, इंक्लूजन का ध्यान रखना है, जिसकी बात एनसीएफ में भी की गई है और जिसकी बात आरटीई एक्ट में भी की गई है, एनईपी में तो की ही गई है। तो इन सब चीजों में जो मेन चीज बोली गई वो समावेशन की बोली गई है कि बच्चे की किसी भी चीज में अगर भिन्नता है तो उसके साथ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना है, निष्पक्षता के साथ हर एक बच्चे की एजुकेशन पर ध्यान देना है और उनकी लर्निंग आउटकम्स सबके बढ़िया हो, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, तो पांचवा सिद्धांत क्या है, इक्विटी और इंक्लूजन, मतलब निष्पक्षता और समावेशन। छठी चीज क्या है, इंटीग्रेशन विद एनईपी 2020, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके साथ एकीकरण, मतलब जिन जिन चीजों की बात की गई है एनईपी में उन सब चीजों का यूज जब क्षमता आधारित अधिगम दिया जा रहा है बच्चों को तो ध्यान रखना है। पहली चीज क्या आती है एनईपी 2020 में, एफएलएन की बात आती है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड लर्निंग, मतलब कि बेसिक चीजों की बच्चे समझ के साथ पढ़ना सीख पाए, समझ के साथ चीजों को समझ के साथ चीजों को लिख पाए। इसके अलावा सिंपल सेंटेंसेस को लिखना जाने, जो नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशंस होती है उनको करना जाने। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है इसमें कि उनकी क्षमता को ही आधार बना करके इनको ये जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वो देनी है और जो फाउंडेशनल न्यूमरेसी है वो सिखानी है। दूसरी चीज जो बात करता है वो एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जाती है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की जाती है किसमें, एनईपी 2020 में, मतलब अनुभवात्मक अधिगम, अनुभव का यूज करके जो बच्चे की क्षमताएं हैं उन सब के आधार पर बच्चों को एजुकेशन देनी है, इस चीज का भी ध्यान दिया जाता है। और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर भी ध्यान दिया जाता है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर भी बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जाता है। जब उनको क्षमता आधारित अधिगम कराया जाता है तब ये भी ध्यान दिया जाता है कि उनकी जो एक्टिविटीज है हर एक एक्टिविटी में इंक्लूड हो, वो हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है क्षमता आधारित अधिगम या फिर सीबीई में। ठीक है, तो ये कुछ आपके प्रिंसिपल से सिद्धांत थे जिनके आधार पर क्षमता आधारित अधिगम या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जाती है। अब देख लेते हैं कि सीबीई में टीचर की, शिक्षक की क्या भूमिका होती है और लर्नर की मतलब कि छात्र की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले टीचर का समझ लेते हैं कि टीचर का रोल सीबीई में कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में क्या होता है। सबसे पहले वो सुविधा करता होता है, मतलब कि बच्चे को जहां जिस चीज में दिक्कत आ रही है, जहां पे उसको हेल्प चाहिए, जहां पर उसको ऐसा लग रहा है, बच्चों को ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे फंस रहे नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ उतना काम करे कि बच्चे को सुविधा प्रदान करें नॉलेज को इस्टेब्लिश करने में या फिर किसी भी चीज को सीखने में, किसी भी योग्यता को इस्टेब्लिश करने में। जैसे कि मान लीजिए जिसकी बात वाइगोत्स्की ने सबसे ज्यादा की है, वाइगोत्स्की ने कहा है कि टीचर को जो आपका वो जेडपीडी वाला था उसमें था कि इसके फोल्डिंग के लिए टीचर को क्या करना चाहिए, फैसिलिटेटर का काम करना चाहिए कि क्लूज या हिंट्स वगैरह देना चाहिए। तो वही चीज यहाँ पे समझिए कि टीचर को ये नहीं करना है कि एज इट इज आंसर दे दिया, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है उनको सॉल्व करके दे दिया। उनको सुविधाकर्ता का काम करना है कि बच्चों को हिंट्स वगैरह दें जिसके वजह से वो खुद से थिंकिंग करें, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करें, चिंतन करें, जिससे कि उनको खुद से समझ में आए कि किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करना है और वो बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर, क्रिटिकल थिंकर बन सके। तो टीचर का पहला काम क्या होता है, सुविधाकर्ता का, फैसिलिटेटर का। जो दूसरा काम होता है वो होता है एसेसर, मतलब कि मूल्यांकनकर्ता का। जब टीचर बच्चे को कोई एक्टिविटी करा रहा हो या फिर कुछ सिखा रहा हो, कुछ नॉलेज या फिर कुछ स्किल्स दे रहा हो, तो उस टाइम पे टीचर को क्या करना है कि ध्यान रखना है कि बच्चे का साथ साथ वो मूल्यांकन करता रहे कि किस बच्चे का जो सीखने का लेवल है कितना है, मेंटल लेवल कितना है, कॉग्निटिव लेवल कितना है, इंटेलिजेंस लेवल कितना है, कितना वो सीख सकता है, क्या उसकी स्किल्स हैं। तो साथ साथ में कोई भी एजुकेशन की प्रोसेस चल रही हो, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रही हो या फिर कोई एक्टिविटी चल रही हो, हर एक टाइम पे टीचर को ध्यान रखना है कि वो मूल्यांकन करता रहे, जो बच्चों का असेसमेंट है वो करता रहे कि बच्चे को समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है। तीसरा काम क्या है, मार्गदर्शक, मेंटोर का काम करे।
हर बच्चों मतलब हर बच्चे ऐसे नहीं होते हैं कि बिल्कुल रिलैक्स हो। कुछ बच्चे होते हैं इमोशनली थोड़ा सा डाउन होते हैं, या फिर चीजें उनको इतनी नॉर्मली समझ में नहीं आती हैं, या फिर बच्चे का बैकग्राउंड कुछ ऐसा होता है घर का जिसकी वजह से वो बहुत दुखी है, परेशान है, या फिर वो अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट को ही देख करके बहुत दुखी हो रहा है कि बाकी सारे बच्चे तो ये कर ले रहे हैं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो बच्चे को इमोशनल लेवल पर बच्चे की हेल्प करे, उसका मेंटोर बन करके, मार्गदर्शक बन करके उसको समझाए कि वो अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज के हिसाब से ग्रो करे, अपनी स्किल्स पर मास्टरी पाए। जहां पे उसको दिक्कत हो रही है वहां पे वो टीचर की हेल्प ले। तो इन सब के थ्रू वो मेंटोर का काम करके बच्चे की प्रोग्रेस को, मतलब कि उसको चीजों में, चाहे वो सब्जेक्ट से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड हो, स्किल से रिलेटेड हो, उसमें उसको मास्टरी हासिल करवा सकता है। पाठ्यक्रम योजनाकार, करिकुलम प्लानर का काम होता है, रोल होता है टीचर का। जब आपको करिकुलम वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि जो प्लान्स बनाए जाते हैं, एनुअल प्लान हो चाहे ईयरली प्लान हो, एनुअल ईयरली प्लान एक ही है, चाहे यूनिट प्लान हो चाहे लेसन प्लान हो, इन सब में टीचर का पार्टिसिपेशन होता है। तो टीचर का रोल पाठ्यक्रम योजनाकर्ता में होता है, बच्चे की क्षमता के आधार पर या फिर बच्चे की क्षमताओं का यूज करके किस तरीके से उनको शिक्षा देनी है उस चीज का ध्यान रखे जब वो पाठ्यक्रम की योजना तैयार कर रहा हो। तो पाठ्यक्रम योजनाकार होता है, जो ईयरली प्लानिंग होती है, या फिर लेसन प्लानिंग, यूनिट प्लानिंग, इन सब चीजों में। टीचर का एक और रोल होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है नवोन्मेषक का, या फिर कह सकते हैं इनोवेटर का। इनोवेटर का टीचर को ट्रेडिशनल चीजें छोड़ देनी चाहिए, जैसे कि पहले के टाइम में था कि टीचर ने पढ़ाया और पढ़ा करके वो क्लास से चले गए। जब आपका एनुअल एग्जाम होगा, वार्षिक परीक्षाएं होंगी, तब आपको उस चीज को रट करके आना है और एग्जाम दे देना है। तो ये काम नहीं है। टीचर को क्या करना है कि नई नई चीजों का यूज करना है बच्चे को चीजें सिखाने के लिए। जैसे कि वो आईसीटी का यूज कर सकती है, ठीक है। आईसीटी के अलावा वो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज का यूज कर सकती है। एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज मतलब अनुभवात्मक गतिविधियों का यूज कर सकती है चीजों को सिखाने के लिए। एक्टिविटीज का यूज कर सकती है चीजों को सिखाने के लिए। तीसरा वो क्या कर सकती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच अपना सकती है, रचनावादी दृष्टिकोण अपना सकती है किसी भी चीज को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, या फिर बच्चे के अंदर नॉलेज डेवलप करने के लिए, एबिलिटी डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों का यूज करके एक टीचर जो है वो नवोन्मेषक का काम कर सकती है, एक इनोवेटर का काम कर सकती है। तो ये भी एक रोल होता है सीबीई में टीचर का, ठीक है। चिंतनशील अधिगमकर्ता का रोल होता है टीचर का। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर का काम होता है, जब वो बच्चों को पढ़ा रही हो, पढ़ाने के बाद उसको टाइम टू टाइम अपने टीचिंग मेथड्स का इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। जो भी विधियों का यूज कर रही हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन टीचिंग मेथड्स का इवैल्यूएशन करते रहना चाहिए। टीचिंग मेथड्स के अलावा साथ ही साथ बच्चों को फीडबैक देते रहना चाहिए। अपनी टीचिंग मेथड्स पे काम करने के अलावा बच्चों की जो लर्निंग स्टाइल्स हैं उन पर एनालिसिस करते रहना चाहिए कि बच्चा किन किन तरीकों से सीखता है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए कि अलग अलग व्यक्तिगत रूप से हर एक बच्चे की क्या नीड्स हैं, क्या जरूरतें हैं। क्योंकि जो सीबी है, क्षमता आधारित अधिगम है, वो बच्चों को उनकी क्षमताओं का यूज करके ऐसा नॉलेज, ऐसा स्किल, ऐसी एबिलिटी देना चाहता है कि वो उनको व्यवहारिक रूप से उन सब चीजों के लिए कल को जो डेली लाइफ चीजें हैं उनमें उनका यूज कर सकें और उनकी फ्यूचर नीड्स भी साथ साथ फुलफिल हो सके। तो टीचर को अगर वो टाइम टू टाइम अपने मेथड्स का एवेल्युएशन करती रहेगी, मूल्यांकन करती रहेगी और उस हिसाब से चेंज करती रहेगी, तो वो बच्चों को उनके हिसाब से चीजें प्रोवाइड करा पाएगी। तो यहाँ पे था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये आपका जो इनोवेटर था, रिफ्लेक्टिव, मतलब इससे समझ लीजिए जितने भी रोल है टीचर के वो सब इंपॉर्टेंट है। सब में से अलग से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है जब ये सीबीई का क्वेश्चन आएगा तब, ठीक है। तो ये इतने रोल थे टीचर के। दीक्षा पोर्टल का यूज कर सकती है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका यूज करके वो इनोवेशन तरीके से बच्चों को इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकती है। अब देख लेते हैं कि स्टूडेंट का या फिर छात्र का क्या रोल होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। सबसे पहले उनको सक्रिय शिक्षार्थी बनना पड़ेगा, एक्टिव लर्नर बनना पड़ेगा। मेनली वैसे ये जो आपका 6th या फिर कह सकते हैं 9th 10th 11th 12th जो आगे चल के जो बच्चे करियर चूज करने वाले हैं या फिर उनको ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट लेने हैं, उनको किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, तो इन सब की जो एज होती है उस टाइम पे जो सीबीई एजुकेशन है वो दी जाती है। बेसिक लेवल पे भी दी जाती है, पर इन सब चीजों में ज्यादा बच्चे को पता होगा कि उनकी स्किल्स क्या है, एबिलिटीज क्या है, तो वो प्रॉपर तरीके से हर चीज का यूज कर पाएंगे, ठीक है।
तो पहला काम क्या है, सक्रिय शिक्षार्थी होना पड़ेगा, उनको एक्टिव लर्नर बनना पड़ेगा। अगर वो हर एक चीज में, टीचर जब पढ़ा रही है उनको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है, अपनी स्टाइल क्या है सीखने की, हमारी स्किल्स क्या है, कौन सी नॉलेज, कैसी नॉलेज उनको ज्यादा पसंद है, किस तरीके के टीचर की उनको हेल्प चाहिए, इन सब चीजों में अगर वो सक्रिय रूप से भागीदार होकर के चीजें नहीं सीखेंगे तो फिर उनका नॉलेज, एबिलिटी वगैरह कुछ भी डेवलप करना इम्पॉसिबल है। समस्या समाधान करता, प्रॉब्लम सॉल्वर, यहाँ पे आपको देख के ही लगेगा कि ये तो टीचर का रोल है, लेकिन ये स्टूडेंट का रोल है। क्यों? क्योंकि समस्या समाधान करता का मतलब ये हुआ कि बच्चा जो भी नॉलेज, जो भी स्किल्स, जो भी एबिलिटीज स्कूल में सीख करके आया है, उसको जो जो चीजें सिखाई है, उसको वो अपनी रियल लाइफ में कितना यूज कर पा रहा है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, अपनी चीजों पर रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करने में वो कितना ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं, इस वजह से समस्या समाधान करता हमारा रोल ऑफ लर्नर में आएगा। तीसरा, सहयोगी, कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर्स का रोल होता है किसका? छात्र का। क्यों? क्योंकि जब ग्रुप एक्टिविटीज हो रही हो, तो ये टीचर की स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे, खुद से जाके इन्वॉल्व हो, पार्टिसिपेट करे। क्यों? क्योंकि अगर वो ग्रुप एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा तो फिर इससे उसकी कम्युनिकेशन स्किल, इसके अलावा उसकी लीडरशिप स्किल, ये सारी स्किल्स जो है वो उसकी डेवलप होंगी। तो इस वजह से उसको ध्यान रखना है कि जब भी कोई ग्रुप एक्टिविटी हो तो उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, इन्वॉल्व हो, जिससे कि ये सारी की सारी स्किल, सोशल स्किल्स, ये सब की सब बच्चे की डेवलप हो सके, विकसित हो सके। चौथा क्या है? स्वनियामक, सेल्फ रेगुलेटर का रोल होता है छात्र का। जब टीचर फीडबैक दे तो ये बच्चे का काम होता है कि उस फीडबैक का यूज करके उसकी जो भी कमियां थी, जहां पे भी उसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत थी, वो इम्प्रूव करे उन फीडबैक्स का यूज करके। तो ये स्वनियामक का रोल होता है, सेल्फ रेगुलेटर का, लर्नर का, छात्र का। तो ये आपके हो गए टीचर और लर्नर, इनका रोल क्या होता है क्षमता आधारित शिक्षा में या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। अब आपकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में देखें तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को किन किन तरीकों से शामिल किया गया है, तो आप इसको ऐसे रफली समझ लीजिए। पहला तो आपको एफएलएन बता चुकी हूँ, दूसरा क्या होता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यहाँ पे भी सीबीई का यूज किया जाता है। तीसरा चाइल्ड राइट्स, जो 2009 में आया था, 2009 में आया था, कौन सा? चाइल्ड राइट्स, जो आरटी एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन, तो उसके अनुसार बच्चे के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरी चीज इक्विटी और इंक्लूजन, ये भी चीज है जिसका यूज किया जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में। ये आपके हो गए 4, ठीक है, एफएलएन, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तीसरा है आपका चाइल्ड राइट्स का ध्यान रखना, चौथा है आपका इक्विटी और इंक्लूजन, इन सब चीजों का ध्यान रखना। तो ये सारी कुछ चीजें आपकी ऐसी हैं जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में यूज की जाती हैं, जिनका एनईपी 2020 में जिक्र किया गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ चैलेंजेस आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देते टाइम, वो क्या है और उनको कैसे उससे निकला जा सकता है, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस है, कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं सीबीई के को अप्लाई करने में या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करने में। सबसे पहली जो आती है वो है आपकी टीचर ट्रेनिंग, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ के आए हैं, मतलब कि वो ग्रेडिंग सिस्टम से पढ़ करके आए हैं। टीचर पढ़ा रही है, बच्चे सीख रहे हैं और उसी मेथड से सीखते आए हुए होने के कारण वो बच्चों को भी सिखाएंगे तो वैसे ही सिखाएंगे जैसे वो सीख करके आए, क्योंकि उन्हें तो वही तरीका पता है। इसी वजह से अगर टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, अगर ज्यादा से ज्यादा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं चलाया जाएगा, तो उससे क्या होगा, बच्चे को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देने में वैसी ही प्रॉब्लम आ जाएगी और वापस से ट्रेडिशनल मेथड्स अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे। इस वजह से इस चुनौती से, इस चैलेंज से उभरने के लिए ज्यादा से ज्यादा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाने चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि टीचर के मेथड्स हैं और चीजें हैं, इन सब चीजों में इंप्रूवमेंट लाया जा सके और वो बच्चों के लेवल पर जाकर के चीजों को सिखा सकें। इसके लिए जायद प्रोग्राम है, उसमें भी
उसको भी ज्यादा से ज्यादा करवा करके जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से सिखाया जा सकता है या फिर ट्रेनिंग दी जा सकती है। आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टीचर ट्रेनिंग के चैलेंज को फुलफिल करने के लिए क्या चीज यूज की जा सकती है, तो वो है जायड्स। ठीक है, जायड की चीजें यूज करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम्स टीचर्स को अवेयर कराने के लिए दिए जा सकते हैं। दूसरा है रिसोर्स अवेलेबिलिटी, मतलब कि संसाधन उपलब्धता। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसको देने के लिए ज्यादा से ज्यादा संसाधन की जरूरत पड़ती है। तो उन संसाधनों की कमी होने की वजह से कई बार जो ये चैलेंज है वो रह जाता है कि बच्चे को क्षमता आधारित अधिगम नहीं दिया जा सकता है, या फिर पॉसिबल नहीं हो पाता है उन रिसोर्सेज की कमी की वजह से कि उनको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दी जा सके। तो इस वजह से जो रिसोर्स है उसको ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करना चाहिए, ढूंढना चाहिए, आईसीटी का यूज करना चाहिए। इसके अलावा दीक्षा और साथी, इन सब चीजों का यूज करके सोर्सेज लाने चाहिए, जिससे कि सोर्सेज, जब रिसोर्सेज की कमी नहीं आएगी, एनसीईआरटीज का यूज करना चाहिए जहां पे बताया गया है किन किन तरीकों से इसको जो बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन दी जा सकती है, इस चीज के बारे में बताया हुआ है। तो इन सब रिसोर्सेज का यूज करके बच्चे की जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है उसको प्रोवाइड की जा सकती है। तो रिसोर्स अवेलेबिलिटी ना होना एक चैलेंज है, उसको फुलफिल करने के लिए ये सारी चीजों का यूज किया जा सकता है। फिर है असेसमेंट डिजाइन, मूल्यांकन डिजाइन। जो नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है बच्चों के असेसमेंट करने का, मूल्यांकन करने का, वो है कि रोट मेथड के थ्रू एक बच्चे का एग्जाम ले लिया और ग्रेड सिस्टम से उनको पास करा दिया, हो गया बच्चे का असेसमेंट। लेकिन सीबीई में जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवैल्यूएशन भी तो करना पड़ेगा उनकी क्षमता के, क्योंकि क्षमता के आधार पर ही उनको नॉलेज और स्किल्स एबिलिटीज दी गई हैं, सिखाई गई हैं। तो क्षमता बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड उनका असेसमेंट भी करना पड़ेगा। तो ऐसे चीजों को डिजाइन भी तो करना पड़ेगा, असेसमेंट टूल्स को भी डिजाइन करना पड़ेगा, जिससे कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट किया जा सके, क्षमता आधारित मूल्यांकन किया जा सके। तो असेसमेंट डिजाइन चीजों की कमी होने की वजह से दिक्कत होती है। तो इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा असेसमेंट वाली चीजें बनानी चाहिए, जिससे कि उनकी क्षमता के आधार पर ही उनका मूल्यांकन किया जा सके। चौथा है स्टूडेंट रेडीनेस, छात्र तत्परता। बच्चे इतने तत्पर नहीं होते हैं सीखने के लिए, उनको अपनी ठीक से स्किल्स का पता होता नहीं है, तो वो किस तरीके से उसमें मास्टरी ओरिएंटेड उनको जो शिक्षा है वो दी जा सकती है। तो बच्चे की तत्परता नहीं होती, तो उनको ज्यादा से ज्यादा ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करना चाहिए, जिससे कि उनको अपनी स्किल्स, अपनी एबिलिटीज का पता लगे और वो उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जितना ज्यादा डेवलप होगा उतने ज्यादा वो सीखने के लिए तत्पर होंगे। तो छात्र की तत्परता एक चैलेंज है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए। इस वजह से बच्चे को ग्रुप एक्टिविटीज में शामिल करना चाहिए, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े और वो खुद से सीखने के लिए तत्पर हो। पांचवी चीज क्या है, पांचवा चैलेंज क्या है, पेरेंटल अवेयरनेस, अभिभावक की जागरूकता। जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो ग्रेड सिस्टम से पढ़ के आए हैं, उनको ग्रेड्स के थ्रू ही पता चलता है कि हाँ बच्चा पढ़ने में कितना तेज है कितना नहीं है। वो ग्रेड्स के थ्रू समझते हैं कि बच्चा फर्स्ट आया है तो पढ़ने में बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल, उनको इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ग्रेड सिस्टम से मतलब है। तो कई बार पेरेंट्स जो होते हैं वो भी मना कर देते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देने के लिए। वो कहते हैं कि हमको किसी क्षमता की, किसी स्किल की जरूरत नहीं है, कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है, आप बस केवल मुझे 12th तक की जो उनकी मार्कशीट है वो दिला दीजिए कि वो अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं। तो इस वजह से पेरेंटल अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। पेरेंट्स के अवेयर, जागरूक ना होने की वजह से बच्चों को कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से पेरेंटल अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाना चाहिए, मीटिंग्स करानी चाहिए, जिसमें टीचर को इन सब पेरेंट्स को इन सब चीजों के लिए जागरूक किया जाए। तो ये पांचवा चैलेंज था जो कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन देने में आती है, स्कूल में या फिर कहीं भी अप्लाई करने में। ठीक है, तो ये आपका जितने टॉपिक थे सारे वो आपके सबके सब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के कंप्लीट हो गए हैं। एक आप ट्रिक याद कर लीजिए, वो याद करने के लिए कि एनईपी 2020 के कॉन्टेक्स्ट में सीबीई किस तरीके से अप्लाई किया गया है। तो एक इस तरीके से ACEEF और H, ये आपका है। इन सब चीजों पर जो एनईपी 2020 में बात की गई है उन सब का यूज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बच्चे को दी जाती है। सबसे पहले है आपका A, असेसमेंट। असेसमेंट का तरीका बदलना।
जो पहले होता था रोट लर्निंग करा के फाइनली एक एग्जाम ले लिया, एनुअल एग्जाम ले लिया और उसी के थ्रू बच्चे का मूल्यांकन कर दिया। रूब्रिक्स वगैरह का यूज करो, टाइम टू टाइम बच्चे को फीडबैक देते रहो, फॉर्मेटिव फीडबैक ज्यादा कराओ, रचनात्मक मूल्यांकन ज्यादा कराओ। तो इन सब तरीकों से एनईपी 2020 में बात की गई कि ये सब तरीका असेसमेंट का अपनाना चाहिए। जो ट्रेडिशनल मेथड है कि रोट लर्निंग करा के फाइनली एग्जाम ले लिया, तो वो चीज गलत है। तो इस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को इसमें इन्वॉल्व किया गया। दूसरा है आपका चाइल्ड राइट्स, बच्चों के एजुकेशन, बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखना कि बच्चे सेफ फील करें, बच्चों को सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए जहां वो प्रोटेक्टिव फील करें। तो इन सब चीजों के आधार पर बच्चों को जब एजुकेशन दी जाती है तो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड उनकी क्षमता को और ज्यादा बढ़ाता है, सीखने की क्षमता को। फिर है आपका एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चे के अनुभव का यूज करके अनुभवात्मक अधिगम उनको देना चाहिए। जितना ज्यादा वो एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे, इंडल्ज होंगे, उतना ज्यादा उस एक्टिविटी से उनका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और वो चीजों को आसानी से सीख पाएंगे। तो इससे क्या होगा, उनकी क्षमता बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, उनकी एबिलिटीज बढ़ेंगी और उनकी स्किल्स बढ़ेंगी। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग। फिर है आपका इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, जो उनको शिक्षा देनी चाहिए वो, ये आपका यहाँ पे बहुत ज्यादा मिक्स हो जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिए। इक्विटी एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, निष्पक्षता के साथ उनको शिक्षा दीजिए। किसी भी तरीके का भेदभाव, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो उनके बैकग्राउंड्स को लेकर के हो, चाहे उनकी डिसेबिलिटीज को लेकर के हो। हर एक बच्चे का अधिकार है, ह्यूमन राइट है, कि मानव अधिकार है कि हर बच्चा अपने पसंद के हिसाब से अपने बच्चों के साथ घुल मिल करके सीखे। किसी भी बच्चे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो क्लास से बाहर किया जाए या फिर उसको सिखाने के लिए अलग से किसी कमरे में, अलग से किसी स्कूल में जाना पड़े। क्योंकि अगर वो अलग होकर के सीख रहा है तो ना उसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ना ही उसके अंदर सामाजिक डेवलपमेंट होगा। तो वो करियर भी हर चीज में वो जाकर के अपना डाउन ही करेगा। तो इस वजह से इक्विटी और इंक्लूसिव एजुकेशन बच्चे को देनी चाहिए, मतलब कि निष्पक्षता और समावेशन के साथ शिक्षा देनी चाहिए। ये आपका हो गया। फिर है होलिस्टिक एजुकेशन, जो देनी चाहिए वो कैसी हो, सर्वांगीण विकास हो उससे बच्चे का, और इंटीग्रेट, एकीकृत तरीके से बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, हर एक सब्जेक्ट को मिक्स करके। साइंस, ईवीएस, मैथ्स, हर एक चीज को थोड़ा थोड़ा हर एक जगह इंक्लूड करो, जिससे बच्चे को ये न लगे कि ये तो बहुत बोरिंग है, ये तो बहुत बेकार है। सब चीजों को इंटीग्रेट करा करके बच्चे को पढ़ाओ। इससे क्या होगा, उनकी क्षमता पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डेवलप होगी। ठीक है, फिर ये आपका हो गया चारों। असेसमेंट का तरीका ट्रेडिशनल नहीं होना चाहिए, नए तरीके से असेसमेंट करना चाहिए। बच्चों के अधिकारों का ध्यान रखना चाहिए, वो सेफ फील करें, प्रोटेक्टिव फील करें और सुरक्षित फील करेंगे तो उनकी क्षमता हर एक चीज की सीखने की बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी उनकी, और वो अच्छी तरीके से अपनी योग्यताओं को डेवलप कर पाएंगे, विकसित कर पाएंगे। एक्सपीरियंशियल, अनुभवात्मक अधिगम देना चाहिए। अनुभव उनके एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, खुद से एक्सपीरियंस करें, खुद से नॉलेज का निर्माण करें, खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करें। इस एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ये बच्चे का फायदा होगा, अनुभवात्मक अधिगम से। इक्विटी और इंक्लूजन, ये हो गया आपका। ये आपका है होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। ये सारी की सारी चीजें आपकी एच है यहाँ पे। ठीक है, एच फॉर होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन। तो ये कुछ एनईपी 2020 के संदर्भ में चीजें थी, जिस तरीके से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को उसमें शामिल किया गया है। ये चैलेंजेस थे। तो फाइनली आपका जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपके सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं इस वाली यूनिट में। एक आपका आईसीटी बचा हुआ है, और यहाँ पे अभी मैंने असेसमेंट की बात की है। तो एक आपका दूसरा टॉपिक है जिसमें अलग से मेंशन किया गया है जो मूल्यांकन का तरीका है, तो मैं आपको वहीं पे डायरेक्ट पढ़ाऊंगी। दूसरा टॉपिक आपका क्या बचा हुआ है, असेसमेंट, जिसमें कि हम पढ़ेंगे ऑफ फॉर, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये सब किस तरीके से होते हैं। तो इन सब चीजों का मूल्यांकन कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। जब ये आईसीटी और असेसमेंट ये दोनों भी आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फाइनली आपकी सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम 3rd या 4th यूनिट में से कोई यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।